Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are India has lost its way in the use of international law. इसमें हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन ये दोनों में क्या अंतर है और इंडिया कहाँ पे लैगिंग कर रहा है और कारण क्या है वो देखेंगे इसमें हम लोग इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है और रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू 7% एज फूड प्राइस माउंटेड। बेसिकली ये तीनों ये वाला आपका ये जो है ये और ये तीनों इसी चीज़ पर बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्लब कर कर एक ही में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, एक तो इन्फ्लेशन बास्केट नीड रिवीजन, ठीक है, ए 3 पॉइंट रेट गैप। तो ये तीनों है वो एक ही से रिलेटेड है। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अभी हाल में रिलीज़ हुआ है उसी के ऊपर है। तो इसमें इसको क्लब करके बहुत छोटा में हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वन से, इंटरनेशनल लॉ वाले में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि इंटरनेशनल लॉ और रिलेशन दोनों दो चीज़ें अलग अलग है। इस चीज़ को आप ऐसे भी पता ही होगा, इन जनरल जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उसको पता होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में और कहाँ कहाँ से हमको पता चलता है, तो एक तो आपको आर्टिकल 15 बात करता है कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। एक तो आर्टिकल 15 जो हमको इसके बारे में बात करता है, ठीक है। 51 आर्टिकल 51 करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ को इंडिया कहाँ कहाँ पे, बेसिकली इसमें हम लोग ये बात करेंगे और अब आगे कि इंडिया कहाँ कहाँ इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया है और कहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है ना। तो फॉलो अगर आप बात करोगे तो इंटरनेशनल लॉ में इंडिया यूएन चार्टर्ड को फॉलो करते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और भी अलग अलग जो राइट है, जैसे ह्यूमन राइट का बात करो तो वहाँ भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। ट्रेड का बात करो, इन्वायरमेंट का बात करो, ओशन का बात करो, स्पेस का बात करो, और भी जितने सारे हैं सारे में इंटरनेशनल लॉ तो लग ही रहा है, वहाँ उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट हमारा है कि इंडिया जो है क्रिटिकल लॉ मतलब क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंटरनेशनल लॉ बनाने में भी। जैसा कि इंटरनेशनल टेररिज्म पे एक लॉ है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको भी बनाने में ये इंडिया का बड़ा रोल रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसको भी बनाने में इंडिया का बड़ा हाथ है इसमें। आपको पता होगा कब बना और किस चीज़ के लिए, आपको तो पता ही है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इसका यूज़ बहुत आता है। सोलर एक तरह से ग्रीन एनर्जी का आप बात कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ है जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है इंडिया, ठीक है। लेकिन इंडिया फेल भी हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज नहीं सही से कर पा रहा। बेसिकली इस आर्टिकल में यही बात हो रही है कि इंडिया जो है जितना वेस्टर्न कंट्री इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज कर लेता है अपने फ़ायदा में, उतना इंडिया नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे राइटर ये दिए कि चाइना जब आपके टेरिटरी में घुस आता है उस समय आप इंटरनेशनल लॉ का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। दूसरा, पाकिस्तान का इशू जितना भी है उसमें आप नहीं करते हो। सिर्फ एक छोड़ दो, कुलभूषण यादव वाला जो केस है था जिसमें कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे और वहाँ हम लोग जीते भी थे, इसको छोड़ दो तो बाकी पाकिस्तान वाला इशू में हम लोग मेजरली इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जबकि इसके कॉन्ट्ररली अगर आप चाइना को देखो तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ भी करता है और उसको फ़ायदा भी होता है। वेस्टर्न कंट्री भी इसको यूटिलाइज़ करता है और उसको फ़ायदा भी होता है, लेकिन इंडिया नहीं यूज़ करता है। तो यही राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और यहाँ पे एग्जांपल है पाकिस्तान का, जो ये इंडिया जो है इंडिया फेल टू लीगली चैलेंज पाकिस्तान डिनायल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया इन एट WTO। ये भी यहाँ WTO में मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान नहीं देता है इंडिया को, तो वहाँ पे भी ये इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज़ नहीं किया इंडिया को। मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है कि आप मतलब ये एक टर्म है, इकोनॉमिकली टर्म है। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब हुआ कि आप सारे गुड्स को एक तरह से आप क्या बोलोगे, एक समान देखोगे। अभी फ़िलहाल यही समझो मोस्ट फेवर्ड नेशन को, क्योंकि ये दूसरा में आ जाएगा ट्रेड वाले में, कभी हम बताएंगे इसको। अभी यही समझो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में आप जो उसका इंडिया का जो गुड्स जाएगा उसको आप निगेटिवली सबसे वो नहीं कर सकते हो, टैक्सेशन नहीं लगा सकते हो, उसको रोक नहीं लगा सकते हो। वो बात हुआ इसमें।
बाकी और डिटेल में अभी आप सिर्फ इतना रखना कि मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस इंडिया को नहीं दिया है पाकिस्तान। इस पे इंडिया चाहता तो WTO में जा सकता था, इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन नहीं किया। अब ये नहीं करने का कारण क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारा बॉटल नेक है इंडिया में इंटरनेशनल लॉ के बारे में लेकर। एक तो इंस्टीट्यूशनल बॉटल नेक के बारे में बात किया गया है और एक एकेडमिक के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशन में अगर आप बात करोगे तो जो हमारे जितने भी डिप्लोमेट हैं वो अधिकांशतर इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस करते हैं, ना कि इंटरनेशनल लॉ पे फोकस करते हैं। पहला एक तो ये बॉटल नेक दिखता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो कि उसी के अंदर एक डिवीज़न है लीगल एंड ट्रीटीज़ करके एक डिवीज़न है, वो देखता है। इसमें जो होना चाहिए था 23, देखिए कितना कम पहले ही से अलाउ है 23 और अभी है 13, तो ये आपका स्ट्रेंथ कम होना, और स्ट्रेंथ ऐसे आप अप्रूव भी जो किए वो भी 23 ही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बारे में आप देख लिए। दूसरा इसमें ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट जो इस डिवीज़न में जो बंदे आते हैं उसको जो गवर्नमेंट पैसा देती है कंपनसेशन, जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो तो जो रेन्यूमरेशन मिलता है उससे आदमी आपके तरफ आएगा। किसी जॉब में ज़्यादा कैंडिडेट जाता है या तो पैसा हो या उसमें पावर हो, तो इसमें जो पैसा है कंपैरेटिवली बाहर में ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ कोई लड़का किया है तो उसको बाहर कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पैसा देगी और जो गवर्नमेंट है उसको कंपैरेटिवली कम देगी। तो बताइए वहाँ पे जो लड़का जाएगा उसमें टैलेंटेड लड़का जाएगा या बिलो टैलेंटेड, मेजर क्रीम तो बाहर चला जाएगा। तो वही यहाँ बात कर रहा है कि लो इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट इन लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न में, इसका मतलब आपका क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप देख लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाले में। एकेडमिक बारे में बात करोगे तो ये शुरू में ही बात किया गया कि पिछले 75 साल में इंटरनेशनल लॉ पे हम लोग ज़्यादा काम नहीं किए हैं। इससे हमारा जो पुअर स्टेट कैपेसिटी, हमारे पास इससे रिलेटेड जो मुद्दा आएगा उसको जूझने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आप इसके बारे में ऐसा मतलब एक अलग डिसिप्लिन चलाते, मतलब एक अलग कोर्स चलता है कि भाई IR का चल रहा है, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसे इसमें हम लोग यही बात किए हैं, है ना। नॉट इन्वेस्टेड मच इन डेवलपमेंट ऑफ, यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा अपना टाइम और मनी नहीं खर्च किया इस डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फंड नहीं दिया इसको, फेल टू फंड द रिसर्च। जो रिसर्च करना था इंटरनेशनल लॉ में उसके लिए तो फंड चाहिए और वो गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहिए था, तो गवर्नमेंट भी इसमें नहीं दे पाई जितना चाहिए था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लॉ प्रोफेशनल या प्रोफेसर जो है, ये इस लोग में एक तरह से इंटरेक्शन का कमी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिशियन जो है, जो मतलब जो पढ़ाने वगैरह वाले हैं या जो इसको इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं, वो इसको पॉपुलराइज नहीं कर पाए। मतलब ये सब्जेक्ट को पॉपुलराइज करते तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अट्रैक्ट होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मैन पावर रहता है जो कि जानता रहता है इंटरनेशनल लॉ को, तो हम लोग बेटर यूटिलाइज कर लेते जब कोई मुद्दा उठता। तो ऐसा नहीं देखने को मिला कि मतलब एकेडमिया जो है वो पॉपुलराइज करने में नाकाम रहे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ना, इसी के ऊपर दावेदार था कि यही इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल लॉ, इसी को मानना जा रहा था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल लॉ कौन करेगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ISLI, ये जो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये अपने काम में फेल हो गया। वो उतना अच्छा वर्थवाइल रिसर्च नहीं कर पाया इंटरनेशनल लॉ में। इसके बाद जर्नल निकलता है, मतलब मैगजीन जर्नल होता है ना उस टाइप से, तो हमारे यहाँ का जो जर्नल निकालता है उसका क्वालिटी सबसे ख़राब है, 60 साल से एबव हो गया। लेकिन इसी में एक एग्जांपल दिया था कि चाइना जो है अभी 20 साल से निकाल रहा है और उसका जर्नल का जो क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट आता है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रॉबैक है जिसके कारण हम लोग इंटरनेशनल लॉ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने फेवर में, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमारा रिकमेंडेशन कुछ दिया है क्या इसमें? कुछ कमी तो दिख ही रहा है। तो हाँ, इसमें रिकमेंडेशन आया था हमारा, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट आया था 2016 में। उसमें 2 रिकमेंडेशन है जो मेजर है, 3 रिकमेंडेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, 2-3 है। तो इसमें देखिए, एक तो बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इंटरनेशनल लॉ बनाइए और वो डिपार्टमेंट
लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये भी काम अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है एक मतलब यूनिवर्सिटी में रिसर्च को बढ़ावा दे। ये जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे है कि इंटरनेशनल लॉ के का जो रिसर्च है, इंटरनेशनल लॉ में जो रिसर्च होगा उसको बढ़ावा दे। तो बढ़ावा कहाँ दे सकता है, तो यूनिवर्सिटी वगैरह में इसका जगह बनाए, ठीक है ना। तो एक तो ये इसका बात हुआ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फंड रिसर्च सेंटर, मतलब जितना रिसर्च सेंटर है उसको ये फंड कर सकता है, सच एज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। ये सबको मतलब आप फंड करो। एक तो चेयर बनाओ कि हाँ इस पे इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिवीज़न बनेगा यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल लॉ पे अगर रिसर्च कोई कर रहा है तो उसको फंड प्रोवाइड कराएगा। ये दोनों काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दिया बेसिकली रिकमेंड किया गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस काम को करे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही रिकमेंडेशन पे कोई ज़्यादा काम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये है, इसका सार है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में जो बॉटल नेक है वो क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। और ये ज़रूर रिकमेंडेशन अगर ऐसा कुछ लिखने को आता है तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चलिए हमारा अगला टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू 7% एज फूड प्राइस माउंट। ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। ये दो टॉपिक जो है हम लोग लाइव मिंट से लिए हैं और ये आपका फर्स्ट पेज है हिंदू का, वहाँ से लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि बेसिकली ये बात हो रहा है कि जो हमारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आपका डिसीजन लिया जाता है कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक तरह से इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है 4+-2, ठीक है ना। ये इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, मतलब 2 से 6% तक इन्फ्लेशन हो सकता है। ये इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन टारगेट जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा अभी आया है 7% के आसपास। देखिए ये 7%, इसी पे ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल है, तीनों का एक सार हम लोग बताएंगे, तीनों को एक साथ हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो देखिए इन्फ्लेशन जो होता है 2 तरीका का हो सकता है, 2 कारण हो सकता है इन्फ्लेशन का। एक तो डिमांड पुल हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसका किसी सामान का डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसका जो दाम है वो भी बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ माना जाएगा। एक तो है, दूसरा है कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ने के कारण ही उसका दाम बढ़ गया हो। कोई सामान बनाने में ही ज़्यादा पैसा लगता हो तो वो ऑफकोर्स वो उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। तो अभी जो इंडिया जो फेस कर रहा है ये वाला जो है कॉस्ट पुश वाला जो पार्ट है, कॉस्ट पुश जो है इसको फेस कर रहा है। और आपको पता होगा कि डिमांड पुल पे आरबीआई के पास है, आरबीआई चाहेगा तो डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब कॉस्ट पुश हो अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई के पास लिमिटेड हो जाता है, ये कांट नहीं रखना होगा हमको, लिमिटेड है, आरबीआई लिमिटेशन है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता आरबीआई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है ना, पीटी में खास करके यहाँ से बन सकता है। खैर हम लोग इन्फ्लेशन पे नहीं बात कर रहे, लेकिन अब ये चीज़ ज़रूरी है समझाना। अब अगर अभी का रीज़न देखोगे कि भाई अभी क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है, अब हमारा जो अभी बताए थे आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमारा 2% से 6% तक हम लोग का इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको 7% है। तो ये क्यों ज़्यादा है? तो एक तो बताया बेस इफ़ेक्ट कि पिछले बार के से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें है ज़्यादा दिखेगा, पिछले बार कम था, पैंडेमिक का टाइम था, पैंडेमिक से ये बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो 7 है ऐसा है, ये पिछले 8 मंथ से ये लगातार बढ़ा हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये 1 मंथ का नहीं है, ऑफ द 8 ईयर हाई, अच्छा 8 ईयर हाई है। और हाँ, दिस इज़ द 8 सक्सेसिव मंथ दैट रिटेल इन्फ्लेशन हैज स्टे अबव द सेंट्रल बैंक अपर थ्रेशोल्ड ऑफ 6% इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि एक तो बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट हम पहले भी बात किए हुए हैं कि कंपेयर करोगे कि किसी चीज़, पहले मान लो कि एक जो है 5 को अगर आप कंपेयर करते हो, एक बॉक्स है इसमें, इससे करो, यही सेम बॉक्स को आप 8 से करो, ठीक है।
तो अगर ये 5 है और हमको इसमें पता नहीं है, इसमें मान लो 10 अगर होगा तो तब क्या होगा। और अगर 8 है, सॉरी ये कंपेरिजन नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। आपका अगर समझो एक तरह से, आप अगर आपका हाइट 6 इंच है, 6 फीट है, 6 फीट आपका हाइट है, तो आप कोई एक्स आदमी से करते हो तो उस समय क्या है, और एक वाई आदमी से करते हो तो क्या है। तो हो सकता है कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो एक्स है वो आपसे ज़्यादा बड़ा हो, मतलब वो 6 फीट 2 इंच का हो, और एक वाई हो जो आपका 5 का हो। तो इस कंपेयर जो ये बेस अगर हम मान लिए कि इस आदमी का बेस ले ले तो आपका क्या हो जाएगा, आप कम हो जाओगे, छोटा हो जाओगे। इसका अगर बेस ले लेंगे तो आप बड़ा हो जाओगे, ठीक है ना। इस चीज़ को ही समझिए, तब आपको ये बेस वाला समझ में आ जाएगा। तो बेस में हम लोग क्या लेते हैं, जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक तिमाही का, जैसे मान लो 2022-23 का पहला तिमाही ले रहे हैं, तो 2021 का 21-22 का पहला तिमाही लेंगे, उस समय में क्या था और आज क्या है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर पिछले बार मान लो कि ये रिजल्ट रहा होगा तो अभी के हिसाब से आप ज़्यादा होगे, और अगर पिछले बार ये रिजल्ट रहा होता, अगर बेस यही रहा होता तो आप क्या होते। बेस इफेक्ट का मतलब आप किससे कंपेयर करो, सिंपल अभी यही समझो, क्योंकि उसको समझाने के लिए हमको और 2-4 एग्जाम्पल लेना होगा तब समझ में आएगा। लेकिन बेस इफेक्ट एक रीज़न है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आ रहा है, और दूसरा एक फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन का एक और न्यूज़ में आ रहा है कि अगर ये फूड इन्फ्लेशन और भी आगे बढ़ सकता है, कारण 2 कारण बताया जा रहा है। एक कारण तो आपको बता रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, आपको मानसून अगर सही से नहीं हुआ है, आपको पता ही है, एक तरफ फ्लड आया है और एक तरफ ड्रॉट आया है, तो आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है हो सकता है आने वाले टाइम में उतना ना दे पाए जितना आप सोचे हुए थे, प्रोडक्शन ना हो। तो फूड इन्फ्लेशन हो सके आने वाले टाइम में भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। दूसरा पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है कि आरबीआई को इतना आसान नहीं है कि तुरंत कोई डिसीजन ले ले, ठीक है। इसमें कारण है क्योंकि आरबीआई के पास एक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जूझना है, और दूसरा है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडस्ट्री जो रिकवरी हो रहा था वो भी थोड़ा धीमा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आरबीआई को एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे रहा है कि इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आरबीआई को फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद आपको जो अगला हमारा पॉइंट है सीपीआई पे बात करना है। तो आपको पता होना चाहिए सीपीआई आपका नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है वो निकालती है। वो किसके अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस आती है, एनएसओ आती है, और ये आपका सीपीआई निकालता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है 2012 है, और ये 12 कब किया गया था, 2015 में। 2015 में डिसाइड हुआ कि हम लोग बेस ईयर 2012 रखेंगे, इससे पहले 2010 हुआ करता था, ठीक है। सीपीआई ये इन्फ्लेशन नापने का एक टूल है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन नापने का और भी टूल है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस है जो ये मतलब ये आपका होलसेलर रेट, जो प्रोड्यूसर समझो कि एक तरह से खरीद रहा है, जो थोक विक्रेता मूल्य होता है ये। लेकिन कंज्यूमर प्राइस जो है ये रिटेलर, जो हम लोग आम आदमी जो खरीद रहा है, कितने प्राइस में खरीद रहा है, उसका ये गिनती करता है। ये भी 3-4 तरीका में आता है, रूरल आएगा, अर्बन आएगा, आपका लेबर, 4 होता है। तो रूरल हो गया, अर्बन हो गया, एक कॉमन हो गया, जनरल जिसको बोलते हैं। और जनरल वाला ही आपका आरबीआई यूज़ करता है। आरबीआई जो है जनरल सीपीआई को यूटिलाइज करता है, और इसी को यूज़ कर आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगा, इसी को यूज़ कर डिसाइड करेगा कि हम रेपो रेट बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है। तो देखिए दो है, सीपीआई है, इसके बाद और भी है, जीडीपी डिफ्लेटर भी है जो आपका इन्फ्लेशन को नापने का टूल है। मेजर आपका डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर यही है कि इसमें सिर्फ गुड्स होता है, और इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों ही को इंक्लूड किया जाता है सीपीआई में, ठीक है। और इसमें जो गुड्स, इसमें जो आपका गुड्स जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है फूड एंड बेवरेज पे होता है। तो इसी चीज़ पे हमारा जो तीसरा जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला बास्केट इन्फ्लेशन वाला जो बात कर रहा है कि भाई आपका जो सीपीआई जो नाप रहे हो, यहाँ देखिए सीपीआई जो नाप रहे हो उसमें जो है आप फूड बेवरेज को 46% का वेटेज दिए हो, देखो यहाँ पे है, ठीक है ना। नियरली 46% आप उसको वेटेज दे रहे हो, जबकि जो डेवलप कंट्री है फूड
आइटम को, फूड एंड बेवरेज आइटम को कंपेरेटिवली आपको देखिए 9.3% दे रहा है कोई, ये यूके का है, यूएसए 13.2 दे रहा है, कनाडा 15.94 दे रहा है। तो ये कंपेरेटिवली आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो इस आर्टिकल में यही बात किया गया है कि इस बास्केट को फिर से रिवाइज करिए और इसको ये जो 4.46% है इसको कम करने का बात कर रहा है। इस आर्टिकल में यही बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो सीपीआई, एक पॉइंट और बच रहा है। सीपीआई आखिर क्या इंपॉर्टेंट है सीपीआई का? तो सीपीआई बेसिकली क्या करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है, क्योंकि आपको एक रिटेल प्राइस में, रिटेलर जो आम आदमी कितना में खरीद रहा है उसको ये दर्शाता है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक तरह से इससे आप देख सकते हो। उसके बाद परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर का परचेजिंग पावर भी हम लोग को सीपीआई से पता चलता है कि कितना अभी कंज्यूमर परचेज कर सकता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ जो है उसको भी ये दर्शाता है क्या वैल्यू है अभी। और आरबीआई इसी को यूटिलाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में, ये तो हम लोग पहले ही बात किए। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और हमारा बच रहा है, एक पॉइंट, कि ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो पुअर को करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा अभी आपको पता है पुअर क्यों करेगा, क्योंकि आपका फूड जो है, फूड एंड बेवरेज आइटम जो है वो उसका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। और आपको पता होगा कि एक एंजल लॉ होता है कि मान लो, एंजल लॉ मतलब परसेंटेज, हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना परसेंट हम फूड पे खर्च कर रहे हैं। तो आप देखोगे एंजल लॉ बताता है कि आपका अगर इनकम बढ़ता है, ठीक है ना, तो फूड आइटम पे आपका परसेंटेज ऑफ इनकम कम होते जाएगा। ठीक है ना, आपको नहीं पता है तो एंजल लॉ जाकर देखिए, नहीं भी समझ में आए तो फिर दोबारा बताइएगा, तो एंजल लॉ हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस आधार पे अगर आप बोल सकते हो कि क्योंकि फूड एंड बेवरेज ज़्यादा महंगा आ रहा है और ज़्यादा पैसा जो गरीब आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना तो जीवन जीने में ही बिताएगा ना, खाने के लिए ही तो बिताएगा, उसके बाद खाने से बचेगा तब सेविंग करेगा, तो ज़्यादा पैसा आपका खाने पे ही खर्चा करता है। तो इसीलिए पुअर और वनरेबल सेक्शन जो है वो पुअर ही पीपल, उस पर ज़्यादा ये असर करने वाला है। तो ये पॉइंट है हमारा, आज के लिए इतना ही है। आप लोग अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।